तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, फ्लूइड इन्फ्यूजन में या फ्लूइड थेरेपी में उसका रोल होता है। हम समझेंगे कैसे कि किस मतलब बॉटल के ऊपर क्या लिखा है। अगर वो समझ में हमें आ जाता है तो हम उससे यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये पहला मतलब एक रोल होता है क्लिनिशियन का, ये जो ट्रीटमेंट दे रहा है, कि वो उस चीज़ को समझे कि दवाई के ऊपर लिखा क्या है और उसे किस तरीके से दिया जाता है। दोस्तों मैं एक बार और बता दूं आपको कि ये कोर्स जो है फ्लूइड थेरेपी का, ये पेड बनाया गया था, इसी वजह से ये इतना डिटेल बना है। अगर खाली यूट्यूब के लिए बनाया गया होता तो इसे छोटा हम बनाते, लेकिन ये डिटेल बनाया क्योंकि ये पेड था पहले, तो इसे फ्री कर दिया गया है। फील्ड वेटनेरियंस की, या जो फील्ड में काम करते हैं लोग, उनकी ज़रूरत को देखते हुए और इसकी अहमियत को देखते हुए, तो इसे आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली। तो दो तीन कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट थे जिन्हें हमने समझा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो पानी को होल्ड करके रखता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। जब ऑस्मोटिक प्रेशर उस जगह से कम होता है तो पानी लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर तक जाता है, ताकि वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सके, एक बैलेंस क्रिएट हो सके पानी का पूरे शरीर में। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पानी, जो शरीर के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कंपार्टमेंट बना लिया है, लेकिन पानी उनके बीच में आता जाता रहता है और एक बैलेंस बना के रखता है। यहाँ पर बॉडी के अंदर कितना पानी होता है, जैसे हम इस स्लाइड में भी देख रहे हैं कि पानी का जो कंटेंट होता है बॉडी वेट में, वो लगभग 55 से 60% तक होता है मैच्योर एनिमल्स के अंदर। उसके बाद 70 से 75% तक ही मैच्योर एनिमल में, जो नए पैदा होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके अंदर, जैसे बछड़े के अंदर, या फिर जो ओबीस एनिमल होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनके ऊपर फैट ज़्यादा होता है, उनके अंदर 50% तक पानी होता है टोटल बॉडी वेट का। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि एवरेज टोटल बॉडी वेट का 60% अगर पानी है, तो उसमें उस 60% में से 66% जो होता है वो आईसीएफ होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कोशिकाओं के अंदर होता है, और जो कोशिकाओं के बाहर होता है वो होता है लगभग 33%। इस 33% का 25% नसों में होता है, हमारी रक्त शिराओं में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, जिसे इंट्रावास्कुलर कहा जाता है, और 75% कोशिकाओं के बीच में होता है, जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो बॉडी के अंदर वाटर का टर्नओवर होता है। ऐसा तो है नहीं कि जब बछड़ा या कोई जानवर पैदा होता है तो उसके अंदर पानी का एक कंटेंट होता है, वो कंटेंट बदलता रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर पानी का कंटेंट कांस्टेंट होता है। जब उसे प्यास लगती है पशु को, तो वो पानी पीता है, और वो पानी जो वो पीता है वो कंट्रोल होता है डिफरेंट जो ड्रिंकिंग सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उनसे कंट्रोल होता है। और एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक का मतलब है जो पेशाब बनने की दर को कम करता है, मतलब पानी को बॉडी के अंदर संजो के रखता है। तो इनका जो बैलेंस होता है, यही पानी को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, कि कब उससे ज़्यादा निकालना है और कब इसे रिटेन करके रखना है। अच्छा, ये चीज़ें ब्रेन के जो कंट्रोल सेंटर होते हैं, ये ऑस्मोलैरिटी से गवर्न होते हैं, कि ब्लड के अंदर कितनी ऑस्मोलैरिटी है। हमने पढ़ा ना कि उसके ऊपर लिखा रहता है ऑस्मोल या मिली ऑस्मोल लिखा रहता है, कि इतने मिली ऑस्मोल इसके अंदर सोडियम है, इतने मिली ऑस्मोल क्लोराइड है एनएस के अंदर। तो ऐसे ही और फ्लूइड्स के ऊपर भी ऐसे ही ऑस्मोलैरिटी डिनोट होती है। तो उस ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, मान लीजिए सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है,
तो ये सिग्नल ब्रेन को जाता है और ब्रेन बताता है पशु को कि अभी हमें पानी पीना है, तो वो पानी पीता है। तो इस तरीके से ब्रेन से ड्रिंकिंग सेंटर हमारे कंट्रोल होते हैं। तो ऑस्मोलैरिटी और जो ब्लड वॉल्यूम है वो आपस में एक तरीके का कंट्रोल बनाते हैं, एक तरीके का बैलेंस बनाते हैं, जिससे पशु को पता चलता है कि कब उसे पानी पीना है और कब पानी नहीं पीना है। तो बॉडी का जो वाटर टर्नओवर है वो लगभग 50 से 130 ml पर केजी पर डे के हिसाब से होता है। टर्नओवर का मतलब इतना पानी निकल जाता है शरीर से और इतना ही फिर उसमें वापस भी आ जाना चाहिए। तो बॉडी का वाटर कांस्टेंट रहता है। तो मैच्योर एनिमल में ये माना जाता है कि लगभग 65 ml पर केजी पर डे के हिसाब से वाटर का टर्नओवर होता है। तो अगर 400 किलो की गाय है तो उसे लगभग 26 लीटर पानी पीने के लिए डेली चाहिए। अगर डेली वाटर बैलेंस हम होल्स्टीन काउस का देखें जिन्हें लेग्यूम हे दी जाती है, तो दो यहाँ पर हैं। एक नॉन लैक्टेटिंग काउज हैं जो दूध नहीं दे रही हैं, एक लैक्टेटिंग काउज हैं जो दूध दे रही हैं, और दोनों को जो है उन्हें सूखी घास दी जा रही है। और उस सूखी घास में अगर हम देखें जो दूध नहीं दे रही है तो वो 26 लीटर पानी पीती है। 1 लीटर उसे चारे से मिल जाता है, जो भी दाना चारा वो खाती है। थोड़ा 2 लीटर के करीब उसका मेटाबॉलिक वाटर बनता है। तो टोटल उसके शरीर में 29 लीटर पानी का आगमन हो रहा है। आउटपुट कितना निकलता है? फीसिस के अंदर जो वो गोबर करती है लगभग 12 किलो पानी निकल जाता है, या कहें 12 लीटर पानी निकल जाता है। यूरिन के अंदर 7 लीटर पानी निकल जाता है। कुछ शरीर के ऊपर से वाष्पीकृत होके वेपोराइज होके उड़ जाता है, जैसे उसके वो सांस लेती है तो उसमें थोड़ा पानी लंग्स से जाता है, या मुंह खोलती है कुछ थूक टपकता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर लगभग 29 लीटर पानी ही निकल जाता है शरीर से। लैक्टेटिंग काउज में भी ऐसा ही होता है कि क्योंकि उनके अंदर दूध बन रहा है तो दूध में भी पानी निकल के आता है, तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है दूध की वजह से पानी की बढ़ जाती है, उसमें 51 लीटर हो जाती है। फूड वाटर लगभग 2 लीटर आता है, क्योंकि जो लैक्टेटिंग काउज है वो ज़्यादा खाना खाती है। मेटाबॉलिक वाटर भी ज़्यादा बनता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है। तो टोटल 56 लीटर के करीब पानी उसकी बॉडी में मतलब आ रहा है। आउटपुट कितना निकलता है? वो क्योंकि ज़्यादा खा रही है तो उसमें फीसिस भी ज़्यादा निकलती हैं, तो 19 लीटर के करीब उसकी गोबर में निकल जाता है। यूरिन भी ज़्यादा बनता है, लगभग 11 लीटर के करीब। सांस ज़्यादा लेती है, गहरे सांस होते हैं क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो 14 लीटर वेपोराइज हो जाता है। और दूध के अंदर लगभग 12 लीटर निकलता है। तो 56 लीटर पानी आता है उसके बॉडी से और 56 लीटर ही निकल जाता है। तो ये हो गई हमारी बात वाटर बैलेंस की। तो इस तरीके से डेयरी काउज में बैलेंस रहता है। अच्छा, अगर पानी शरीर में कम आए और शरीर से ज़्यादा निकले तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि जब सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो रक्त शिराओं के अंदर ब्लड वेसल के अंदर जब जो ब्लड बह रहा है अगर उसका वॉल्यूम कम होता है क्योंकि बॉडी से फ्लूइड लॉसेस हो जाते हैं ज़्यादा, तब उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन 2 अवस्थाओं में होता है, या तो फ्लूइड इनटेक कम है, पशु कम पानी पी रहा है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे उसे प्यास ही न लग रही हो, कई बार टॉक्सीमिया की कंडीशन में प्यास नहीं लगती है, या फिर वो पानी पीने में असमर्थ हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। मान लीजिए उसकी इसोफेजियल चोक हो गया है, उसने आलू खाया, सेब खाया और वो उसके इसोफेगस में जो खाने की नली है उसमें अटक गया, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा है। या फिर क्या होता है कि बॉडी से ज़्यादा पानी बह जाए किसी भी वजह से। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम आता है वो दस्त होते हैं, जैसे दस्त लग जाते हैं तो बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो फिर हमें बाहर से उसे पानी, अगर वो नहीं पी पा रहा है तो फिर हमें फ्लूइड थेरेपी करनी पड़ती है। डिहाइड्रेशन के अंदर ये एक अहम बात है यहाँ पर जो समझने वाली है, जो इमीडिएट सोर्स होती है पानी की, जो बॉडी से लॉस्ट होती है, जो बॉडी से निकल जाती है, वो ECF होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक तो शरीर से हमारा पानी निकला, ब्लड में से निकला, और ब्लड के बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कोशिकाओं के बीच में जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, फिर वहाँ से निकल के आना शुरू होता है। तो ये जो शिफ्ट होती है फिर क्या होता है
कि एक शिफ्ट होती है इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रासेलुलर कोशिकाओं के अंदर पानी है फिर वहाँ से वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आने लगता है, कोशिकाओं के बीच में आने लगता है, और कोशिकाओं के बीच से फिर वो ब्लड में आता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर 10% बॉडी वेट मतलब इतना वाटर लूज़ हो जाता है कि 10% बॉडी वेट कम हो जाए, तो वो काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो पानी आपने देखा कि पहले वो ब्लड में से निकला, जब ब्लड कम हो गया, मान लीजिए ब्लड में से खूब सारा पानी निकल जाए और वो ब्लड इतना गाढ़ा हो जाए कि हार्ट उसे पंप ना कर पाए, तो हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और हार्ट काम करना बंद कर देगा और पशु कोलैप्स हो जाएगा। तो बॉडी में क्या सिस्टम है कि जैसे ही ब्लड का पानी कम होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कोशिकाओं के बीच में है वो ब्लड में आ जाता है, ठीक है, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहता है। लेकिन अगर वो लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो पानी जो है 10 लगे ही हुए हैं और ब्लड से पानी मतलब निकले ही जा रहा है, तो दस्तों के रूप में, या किसी और मान लीजिए खून बहुत सारा बह गया, तो वो एक लिमिट तक ही तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड में आएगा, उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जाएगा कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं के बीच से फिर वो ब्लड में चला जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये डिहाइड्रेशन की काफ़ी सीवियर हो जाती है। और एक बात इसमें और होती है कि सिर्फ पानी लॉस नहीं होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बॉडी के वो भी लॉस होते हैं कई बार। तो हमें साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पानी का एक पार्ट होते हैं, मतलब पानी में घुले रहते हैं। जब पानी निकलता है शरीर से तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसके साथ बहकर जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब पानी की कमी हो तो खाली पानी पीने को कोई नहीं कहता है, वो लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉल डाल के पीजिए आप। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉल पीजिए, अगर डिहाइड्रेशन है तो इलेक्ट्रॉल पीजिए। सिर्फ पानी लॉस नहीं हुआ है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हुए हैं। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही लॉस होते हैं और दोनों को ही हमें कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद आता है एक कंसेप्ट आता है एसिड बेस रेगुलेशन का। देखिए एसिड आप सबको पता है क्या होता है। और एसिड का उल्टा होता है बेस। ये एक प्रॉपर्टी है, इसे समझिए, क्योंकि ये नहीं समझेंगे ना तो फ्लूइड थेरेपी का जो एक अहम पार्ट है, जैसे डायरिया में ट्रीट करना, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो एसिडिटी या बेसिसिटी इसे मेज़र किया जाता है एक पैरामीटर के अंदर जिसे हम पीएच कहते हैं। पीएच का क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसे एलेबोरेट कैसे किया जाता है? पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे कहा जाता है। और पीएच स्केल जो है, ये जो पैरामीटर है, ये 1 से 14 के बीच में वेरी करता है। और कन्वेंशनली इसे पीएच पेपर से देखा जाता है। आपने देखा होगा कुछ पेपर मिलते हैं, उसे लिक्विड के अंदर डाला जाता है, जो उसका रंग चेंज हो जाता है, उस रंग से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस लिक्विड की पीएच कितनी है। तो ये रंगों की एक स्पेक्ट्रम है जो बताती है हमें कि 7 में हरे रंग का रहता है, और अगर 8, 9, 10 की तरफ जाता है तो नीला होता चला जाता है, वरना हल्का हरा, पीला और फिर लाल हो जाता है। अगर एसिड बेस की बात करें वीनस ब्लड के अंदर, जो वेन्स के अंदर ब्लड बह रहा है, उसकी जो पीएच होती है वो लगभग 7.3 से 7.32 से 7.44 के बीच में रहती है। तो ये जो पीएच है एवरेज, ये 7.4 पीएच मानी जाती है। तो ये इस रेंज के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली गवर्न होती है। और अगर ये पीएच थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है, एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे हो जाती है, 7.3 की जगह 7.2 हो जाती है, 7.25 हो जाती है, तो पशु के लिए बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। या अगर ये इससे ऊपर चली जाती है, मान लीजिए 7.4 की जगह 4 की जगह 7.5 या 7.6 हो जाती है, तो पशु के लिए बहुत दिक्कतें होने लगती हैं और बीमारी में अक्सर ये पीएच डिसबैलेंस होती है। ये एसिड बेस जो है ये
पार्शियल जो प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो गवर्न करता है। पार्शियल प्रेशर जो बॉडी के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बह रही है हमारे शरीर के अंदर, उसका एक अहम रोल होता है बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को बनाने में। तो इसका जो प्रेशर होता है वो 38 से 46 के बीच में होता है, 40 ही से बेसिकली माना जाता है एवरेज। बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन 20 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 24 से 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक मानी जाती है। तो पीएच का कंसेप्ट कैसे काम करता है ये देखते हैं। टेक्निकली पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह ब्लड के अंदर, ऐसे ही हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, अभी आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट पता चलेगा। बस अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाइए। अगर आपको मतलब समझ में ना आए तब भी नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो हाइड्रोजन होता है सॉल्यूशन के अंदर, ये डिसाइड करता है कि किसी भी फ्लूइड की या किसी भी लिक्विड की पीएच कितनी है। जितना एसिडिक होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, इसका मतलब उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा, और एसिडिटी ज़्यादा तो पीएच कम। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक और इतने मतलब 0.00000000000001 मोल पर लीटर के बीच में वेरी करती है। लिविंग बॉडी के अंदर इसे नैनोमोल्स पर लीटर में नापा जाता है। तो बॉडी के अंदर 40 नैनोमोल हाइड्रोजन आयन 1 लीटर मतलब पानी के अंदर होते हैं, या 1 लीटर जो उसका बॉडी का फ्लूइड है उसके अंदर इतने हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये 0.00000004 मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो जब लॉग में, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इस वजह से इसे लॉग में निकाला जाता है, लॉग में कंसीडर किया जाता है। तो जब हम इसे लॉग में निकालते हैं तो 1/, क्योंकि ये निगेटिव लॉग है, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की उतनी कम पीएच होगी। इस वजह से इसे नीचे रखा गया है। ठीक है, तो 7.3979 इतनी पीएच आती है। मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब हमारे ब्लड में इतनी होगी तो हमारी पीएच कितनी होगी ब्लड की, 7.39, जिसका मतलब है 7.4। तो इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी न्यूमेरिकली डिक्रीज दी पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू कम होती चली जाती है, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। तो हाइड्रोजन आयन आते कहाँ से हैं बॉडी के अंदर, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बॉडी के अंदर लगातार मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। तो बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, हर एक चीज़ का। तो जो वो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कुछ एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। उस सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कुछ वाटर बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के साथ मिलती है और H2CO3 बनाती है। H2CO3 तुरंत हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है, और ये जो H+ आयन है ये दरअसल बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, एक तरीके से फैल जाता है, और इसी की वजह से पीएच डाउन होती है। दरअसल है क्या, 7.4 पीएच वो पीएच है जिसके अंदर बॉडी के सारे सिस्टम, सारे मैकेनिज्म काम करते हैं, सब एंजाइम काम करते हैं, और इसी पीएच पर बॉडी चलती है। अगर पीएच इससे कम या ज़्यादा होती है तो फिर बॉडी को प्रॉब्लम होती है और वो अपने अंदर कुछ मेंटेन नहीं कर सकती है। मतलब ज़्यादा अगर पीएच ऊपर नीचे होती है तो डेथ हो जाती है, कोलैप्स हो जाता है एनिमल का। तो हाइड्रोजन आयन को की कंसंट्रेशन को, जैसा बताया पीछे वाली स्लाइड में, इतने मोल्स, या ये कहिए कि 0.00000004 इतने मोल पर बना रहना पड़ता है। तो अगर एक्स्ट्रा H+ आयन बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, तो उन्हें बॉडी को निकालना है, और अगर कम बन रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा बनाने हैं, ताकि वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की बनी रहे और बॉडी के अंदर पीएच नॉर्मल रहे। देखिए, पीएच का एक कंसेप्ट मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था, जिसमें मैंने मिल्क फीवर के बारे में बताया। तो अगर आपको नहीं मतलब इसमें ये समझ में आ रहा तो आप वो वीडियो भी देख के समझ सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन जब मिथ्योनिन का या सिस्टीन का लीवर के अंदर होता है, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये बहुत अहम है दूध बनाने के लिए। तो ये
इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वो सल्फ्यूरिक एसिड किडनी से निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रही है तो उन्हें लंग्स निकाल रही हैं, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। दूसरा क्या है, अगर फॉस्फोइस्टर्स हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड है, जैसे डीएनए आरएनए वगैरह है, ये भी जब टूटते हैं बॉडी के अंदर तो इनमें से भी हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन आते कहाँ से हैं, जो पीएच को कम कर रहे हैं वो आते कहाँ से हैं। अमोनियम क्लोराइड मान लीजिए नौसादर आप खिलाते हैं तो लीवर के अंदर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको पता ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है और ब्लड की पीएच को बढ़ाता है। इसी तरीके से जो रूमिनेंट्स के केस में हम देखते हैं कि ज़्यादा अगर हम अमोनियम क्लोराइड खिलाते हैं जैसे ट्रांजिशन पीरियड के दौरान, तो वो दरअसल बॉडी में पीएच को कम करने के लिए ही खिलाया जाता है ताकि कैल्शियम मोबिलाइज हो सके। तो ये जो स्पेशल केस है रूमिनेंट्स का, इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो उसका रूमेन है, रूमेन के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड बन रहे हैं, जो भी आप उसे खिला रहे हैं वो डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट होकर वोलेटाइल फैटी एसिड बनाता है। तो इन एसिड्स में से हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, है ना। सिमिलरली कुछ प्रोटीन है जो अमोनिया जनरेट कर रहा है अंदर, तो वो बाइकार्बोनेट आयन बनाती है। तो इनका एक बैलेंस उसके अंदर बना रहता है जिससे बॉडी की पीएच एक तरीके से मेंटेन रहती है। तो एक बफरिंग सिस्टम काम करता है। बफरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ना तो वो सिस्टम, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब पीएच घट रही है, तो बफरिंग सिस्टम वर्किंग में आ जाएगा, वो जो बढ़े हुए हाइड्रोजन आयन है उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा और बॉडी की पीएच फिर नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। अगर कम है, मान लो हाइड्रोजन आयन कम है, तो इसका मतलब पीएच बढ़ रही है, तो ये बफरिंग सिस्टम एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आयन इसने पकड़ रखे होंगे उन्हें रिलीज़ कर देगा और वो फिर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, पीएच डाउन आएगी, नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। इस तरीके से बफरिंग सिस्टम काम करता है। ये कहा जाता है कि पीएच जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन 7 से 7.8 तक की जो पीएच है उसमें लाइफ मतलब कंपैटिबल रहती है, पशु ज़िंदा रहता है उसमें, बशर्ते उसे जल्दी से हम नॉर्मल रेंज में ले आएँ। अगर बहुत ज़्यादा देर तक 7 या 7.8 तक रहेगी तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 7 का मतलब ये है कि 100 नैनोमोल, नॉर्मल कितना है 40 नैनोमोल हाइड्रोजन आयन होने चाहिए। अगर 7 पीएच है इसका मतलब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर 100 नैनोमोल हो गए हैं, 100 हो गए हैं, 60 बढ़ गए हैं। और अगर 7.8 है आपकी ब्लड की पीएच तो इसका मतलब 15.85 नैनोमोल है, और कितने होने चाहिए 40 होने चाहिए, तो ये कम हो गए हैं। तो नॉर्मल रेंज जो है वो 39.81 नैनोमोल पर लीटर की होनी चाहिए, जिसमें पीएच 7.36 टू 7.44 नापी जाती है। तो हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी है वो कम या ज़्यादा होती रहती है बॉडी के अंदर, क्योंकि रिएक्शंस हो रहे हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक पी या कुछ पिया या पशु को आपने सोडा खिला दिया, नौसादर खिला दिया, उससे उसकी पीएच थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन बफरिंग सिस्टम काम करता है, वो उस पीएच को ऊपर नीचे नहीं होने देता। लेकिन अगर बफरिंग सिस्टम पे कोई मतलब आँच आ जाए, वो बफरिंग सिस्टम ठीक से काम ना करे, तब बॉडी प्रॉब्लम में चली जाती है। कई बीमारियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो बफरिंग एक्शन जो होता है ब्लड का, वो बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब पीएच डाउन हो रही है, तो बफरिंग सिस्टम जो बढ़े हुए हाइड्रोजन आयंस हैं उन्हें एक तरीके से अपने अंदर बाइंड कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और उन्हें ख़त्म कर देगा। तो बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड का जो पेयर होता है ये वो बफरिंग सिस्टम बनाते हैं। 35% जो बफरिंग सिस्टम है वो हीमोग्लोबिन से होता है और 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 5% फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो मेन बफरिंग सिस्टम दो, एक तो हीमोग्लोबिन है बॉडी के अंदर या रेड ब्लड सेल के अंदर, और एक बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का जो पेयर होता है वो है। इसी से बॉडी का बफरिंग सिस्टम चलता है और पीएच के वेरिएशन को यही बफर सिस्टम रोकते हैं, ऊपर नीचे उसे नहीं जाने देते हैं।
तो ये एक हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम ये फ्लूइड थेरेपी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसका बहुत रोल आता है। ये एक इक्वेशन है, आप इसे समझना चाहें समझ लें, नहीं समझना चाहें ना समझें, मतलब लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इसे समझ लेंगे तो बहुत एक फ़ायदा होगा आपको। पीएच को कैसे निकाला जाता है? पी के ए प्लस लॉग ए अपॉन एच ए का मतलब है एनायन, जैसे मैंने बताया बाइकार्बोनेट आयन, और एच ए का मतलब है कैटायन H2CO3, जिसमें से H प्लस आयन निकलता है। तो ये जो जैसे बताया बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड का एक रेशो होता है जो ये डिसाइड करता है कि बॉडी के अंदर ये बफर सिस्टम कैसे काम करेगा। अगर H प्लस आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, जब इस पे चिपकेंगे तो ये H2CO3 बना लेगा, तो इसकी वो बढ़ने लगेगी। जब ये बढ़ने लगेगा इसका मतलब पीएच घट रही है, जब ये बढ़ेगा पीएच घटेगी, ये बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगी। अब आप यहाँ पे देखिए, नॉर्मल बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का जो रेशो होता है वो 20:1 होता है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये एक जैसा रहता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कार्बोनिक एसिड है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल ब्लड वैल्यूज़ होती हैं बाइकार्बोनेट आयन की वो 24 मिलीमोल पर लीटर होती हैं, और नॉर्मल पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो 40 mmHg है। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू जो आती है पीएच की वो 7.4 आती है। 7.4 पीएच कब आएगी? जब बाइकार्बोनेट आयन 24 मिलीमोल पर लीटर हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg होना चाहिए, तब पीएच जो है वो 7.4 आएगी। अगर ये चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो पीएच भी बदल जाएगी बॉडी की। अब लंग्स का क्या रोल है? अब यहाँ से हम डिज़ीज़ की तरफ और उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें इनका प्रैक्टिकल रिलेवेंस पता चलेगा। ये गैस का एक्सचेंज हो रहा है रेस्पायरिंग टिश्यूज़ में, ठीक है। यहाँ से जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो आती है टिश्यूज़ के अंदर, और वो रेड ब्लड सेल्स उसे ले लेती हैं अपने अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर से निकलती है, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, वो इस CO2 को ले लेती हैं। कुछ तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, कुछ जो RBC के अंदर पानी है उसके साथ मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना लेती हैं। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये फिर टूट जाता है HCO3 नेगेटिव में और H प्लस आयंस में। H प्लस आयंस क्या है? हाइड्रोजन आयन है, और ये pH को बढ़ाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके इसने ये बना लिया, बाइकार्बोनेट बना, बाइकार्बोनेट बाहर चला गया, क्लोराइड अंदर आ गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए। लेकिन जो ये H प्लस है ये अंदर ही रहता है और ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलती है तब ये टूट जाता है। तो अब क्या हुआ? लंग्स में आ गई ये जो RBC है हमारी, जो लाल रक्त कोशिका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स में आ गई। लंग्स ही तो बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बंधी हुई थी ये बाहर निकल जाती है, जो डिज़ोल्व CO2 थी वो बाहर निकल जाती है। अब जो क्लोराइड अंदर आया था वो बाहर चला जाता है, और जो बाइकार्बोनेट बाहर था वो अंदर आ जाता है। ये बाइकार्बोनेट आयन और जो H प्लस आयन पहले निकला था जो हाइड्रोजन आयन था, ये दोनों मिलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2O और CO2 में टूट जाते हैं, पानी अंदर रह जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके आ रहा था, यही दरअसल बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम का काम करता है। तो ये लंग्स का रोल होता है बॉडी की pH को मेंटेन करने में। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि ये क्या है। जो इंट्रिंसिक बफर सिस्टम है, जैसे बताया बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन, फॉस्फेट, प्रोटीन, ये लगभग बॉडी का
85%, ये दोनों 85% बफरिंग सिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब H2CO3 और बाइकार्बोनेट दोनों बराबर हैं तो pH एक मेंटेन हुई हुई है। अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आती है, बेसिक चीज़ एंटर होती है, बेसिक चीज़ का मतलब थोड़ा सा और बाइकार्बोनेट आप मिला दें तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड कम हो जाएगा और HCO3 बढ़ जाएगा। इसका मतलब बॉडी की pH बढ़ गई, ठीक है। अगर कोई एसिडिक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं तो H2CO3 बढ़ेगा, क्योंकि H जो भी आएगा H वो इसके साथ कंबाइन होके H2CO3 बना लेगा और वो एसिडिटी बढ़ जाएगी, मतलब pH बॉडी की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो बॉडी के अंदर जैसे H+ आयन हैं, जो हाइड्रोजन आयन मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब है एसिड। सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, किसी भी वजह से हाइड्रोजन आयन सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, उससे ब्लड की जो pH है वो डाउन हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। अगर ये एक्सेस हो जाती है तो सेल इसे निकालती है बाहर। तो जब ये बाहर जाते हैं तो सोडियम अंदर आता है, ये दिख रहा है, ये सेल के अंदर अगर H+ आयन बाहर जा रहे हैं सेल के अंदर से तो सोडियम अंदर आएगा। जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है, अगर मान लो ये हाइड्रोजन आयन भी बाहर चला गया, सोडियम भी बाहर है, तो ज़्यादा पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, नेगेटिव अंदर हो जाएगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे और ये सेल मर जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए सोडियम अंदर आएगा, H+ आयन बाहर जाएगा, लेकिन सोडियम अंदर ज़्यादा देर रहता नहीं है, तो सोडियम को फिर बाहर निकाला जाता है और फिर पोटेशियम को अंदर लाया जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सेल के अंदर या बॉडी के अंदर बनता है। तो मैंने जो बताई थी आपको बात पहले कि बॉडी के अंदर पानी अपने आप में फ्रीली मूव नहीं करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक तरीके से एसोसिएटेड होता है, बना हुआ होता है। तो नेट रिएक्शन क्या हुई यहाँ पे, नेट रिजल्ट क्या मिला, एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन आयन का है या एक एटम जो है हाइड्रोजन आयन का, वो एक मॉलिक्यूल या एक एटम पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होता है। मतलब अगर हमें इसे बाहर निकालना है सेल के अंदर से तो हमारे पास बाहर पोटेशियम होना चाहिए। अगर यहाँ पे पोटेशियम कम होगा तो बॉडी के अंदर से हम H+ आयन नहीं निकाल पाएंगे। हम कहते हैं ना कि पोटेशियम वाली चीज़ें खानी चाहिए हमें, मान लो नारियल पानी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब इंसानों की, या केला है, तो उनमें क्या होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा मीट खा लें तो बॉडी के अंदर एसिडिक एक वो बन जाती है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्स के अंदर एसिड बनेगा और वो एसिड बाहर आएगा, लेकिन बाहर ऐसे ही नहीं आ सकता है जब तक आप पोटेशियम उसके अंदर नहीं इन्फ्यूज़ करेंगे। तो कहा जाता है कि भाई मीट के साथ कोई सब्ज़ी या फल वगैरह भी खाने चाहिए क्योंकि उससे पोटेशियम मिल जाता है। बहरहाल एनिमल्स के अंदर इस चीज़ की कोई कमी नहीं होती क्योंकि वो तो दाना चारा खाते ही हैं, उनके तो चारे में, क्योंकि चारा एक बहुत अहम सोर्स है पोटेशियम की, तो वहाँ से पोटेशियम मिलता रहता है, अबंडेंस में मिलता है। अगर एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस का मतलब एसिडीमिया हो रहा है, ब्लड में एसिड बन गया है, तो इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है कि अगर एसिडोसिस हो जाता है, मान लीजिए बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो गया है, एसिड बढ़ गया है, pH डाउन हो गई है, तो ये जो H+ आयन बाहर जा रहा है और बाहर से सोडियम आयन अंदर आ रहा है, ये प्रोसेस रुक जाएगा या थम जाएगा या धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर तो पहले से ही एसिड है ना, तो पहले से एसिड है तो वो और H+ आयन बाहर का सिस्टम नहीं लेगा, मना करेगा, है ना। तो H+ आयन ज़्यादा देर सेल्स के अंदर टिके रहेंगे और पोटेशियम बाहर, जब तक H+ आयन अंदर है पोटेशियम बाहर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में एसिडीमिया जब होता है तो हाइपरकैलेमिया हमें देखने को मिलता है। जब हम ब्लड रिपोर्ट चेक कराएंगे, उसकी ब्लड में देखेंगे तो हमें पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलेगा। जितने भी एसिडीमिया के केसेस होते हैं, एसिडोसिस के केसेस होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केसेस होते हैं, खासकर डायरिया में आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ दिखता है, हाइपरकैलेमिया दिखता है। लेकिन अगर एल्कलोसिस है, एल्कलीमिया है, मतलब बाहर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो ये एक्सचेंज बढ़ जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन बाहर आता है, सोडियम अंदर जाता है, सोडियम फिर बाहर आएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा एल्कलोसिस में।
तो एल्कलोसिस और एसिडोसिस दो हमारी कंडीशंस होती हैं जिनके साथ हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया एसोसिएटेड होते हैं। जब हम ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बॉडी की कंडीशन क्या है। तो डायरिया के दौरान अगर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है तब हम ये बताएंगे कि हमें रिंगर लैक्टेट देना है कि नहीं देना है, क्योंकि रिंगर लैक्टेट एक सोर्स होती है पोटेशियम की। कब हमें रिंगर लैक्टेट देना है, कब हमें एनएस देना है। तो अब आती है बात इंट्रिंसिक बफरिंग सिस्टम। इंट्रिंसिक का मतलब जो कोशिकाएं हैं। हमने अभी बात की ब्लड के बफरिंग सिस्टम की कि ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट और हीमोग्लोबिन और वो सब बफर की तरह काम करते हैं। एसिडिटी बढ़ती है तो वो उसे कम कर देते हैं और कम होती है तो बढ़ा देते हैं। यही बफर का मतलब होता है। अब कोशिकाओं के अंदर भी एक बफर सिस्टम काम करता है, अगर उसके अंदर भी तो एसिडिटी बढ़ सकती है। बेसिकली तो हाइड्रोजन आयन उसी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल्स के अंदर ही तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वहाँ पर कौन सा बफर सिस्टम काम करता है? वहाँ पर एक सिस्टम होता है जो एनायन एक्सचेंज प्रोटीन कहलाता है। जब ब्लड के कोशिका के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है कि HCO3 आयंस को इंपोर्ट करता है और क्लोराइड को बाहर निकालता है। इससे क्या होता है कि जब ये अंदर आ जाते हैं और तो ये इसके साथ मिलेगा और कार्बोनिक हाइड्राइड्स की प्रेजेंस में, और H2O मतलब पानी अलग बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग बना देगा। ठीक है, तो सेलुलर एल्कलोसिस अगर है तो ज़्यादा HCO3 बाहर जाएगा और हाइड्रोजन आयन अंदर रिटेन रहेंगे, तो उससे pH जो है वो डाउन हो जाएगी। एल्कलोसिस का मतलब है pH अगर बढ़ जाती है। अगर pH कम है तो ये ज़्यादा बाइकार्बोनेट अंदर रहेगा और इसे कम एसिडिक बना देगा सेल को। रीनल रेगुलेशन कैसा होता है H+ आयन और K+ आयन का? क्योंकि अगर एक बार ब्लड के अंदर चीज़ आ गई तो वो तो फिल्टर होके यूरिन के ज़रिए से बाहर निकलती है ना। तो यहाँ पर ये बात अहम है कि तो एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी बेसिक, वो ये है कि जो किडनी है वो सोडियम को निकालना नहीं जानती है। ज़्यादातर सोडियम को रिटेन कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। ये एक मतलब किडनी सिस्टम का एक अहम पॉइंट होता है। सोडियम को वो नहीं निकालती है, चाहे कितना भी सोडियम आप उसे खिला दें, वो बहुत कम सोडियम को किडनी बाहर निकालती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब सोडियम नहीं निकलेगा तो कुछ और निकलेगा उसकी जगह H+ आयन को निकाला जाता है। H+ आयन और पोटेशियम आयंस जो K+ आयंस होते हैं उन्हें निकाला जाता है। अगर एसिडोसिस है बॉडी के अंदर तो H+ आयंस को ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, K+ आयन को रिटेन किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हाइपरकैलेमिया हमें देखने को मिलता है। तो एसिडोसिस में मैंने बताया था आपको अभी कि हाइपरकैलेमिया होता है। तो जैसा अभी बताया था कि एसिडोसिस के अंदर हाइपरकैलेमिया होता है क्योंकि कोशिकाओं के अंदर भी जो H+ आयंस बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो पोटेशियम अंदर नहीं जा पा रहा है, तो बाहर है वो, तो हाइपरकैलेमिया हमें ब्लड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा किडनी के अंदर। जब H+ आयंस ज़्यादा हैं, एसिडिटी ज़्यादा मतलब कम है, एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो H+ आयंस किडनी निकालेगी और K+ आयंस नहीं निकल पाएंगे, तो हाइपरकैलेमिया पोटेशियम हमें बढ़ा हुआ दिखेगा। एल्कलोसिस में उल्टा होता है। एल्कलोसिस में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया दिखेगा। अब ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस कब होते हैं, ये आगे की हम जब ये पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। जब आप अगली वीडियो देखेंगे, अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब दो पॉइंट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी और एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उनके। रेस्पिरेटरी जो नॉर्मल pH है जैसे 7.4 है, तो आपको ये इक्वेशन बताई थी हेंडरसन हाजेलबर्ग इक्वेशन, इसमें बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड। तो बाइकार्बोनेट जो है ऊपर ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट है pH का या एसिड बेस बैलेंस का, और ये जो नीचे वाला कार्बोनिक एसिड है ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है। ये बेसिकली डिज़ोल्व CO2 तो है। तो जब बॉडी की pH को लंग्स मेंटेन करती हैं, मान लीजिए pH बढ़ गई, ठीक है, pH बढ़ने का मतलब है कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो कार्बोनिक एसिड बना कैसे है? CO2 + H2O से। तो लंग्स ज़्यादा CO2 निकालेगी और pH को एक नॉर्मल रेंज में ऊपर लेके जाएगी और
ज़्यादा CO2 का लॉस करके बाइकार्बोनेट को बढ़ाएगी सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब pH उससे बढ़ जाती है। तो यही कंडीशन होती है कि हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, मतलब CO2 इतनी नहीं निकल पा रही है जितनी उसे निकलना चाहिए। किन कंडीशन में होता है ऐसा? जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बंद उसमें रखते हैं हम पशुओं को, उनका मेटाबॉलिज्म भी धीरे होता है, उनके अंदर से इतनी CO2 नहीं निकल पाती है, बॉडी के अंदर ज़्यादा CO2 रिटेन होती है। तो हाइपोवेंटिलेशन अगर हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। पल्मोनरी बीमारियां, मान लीजिए काफ है, उसे निमोनिया हो गया है, किसी भी वजह से लंग्स ख़राब हो रहे हैं, फाइब्रोसिस हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, PPR है बकरियों में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो भी पल्मोनरी डिजीज़ होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बनता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल पा रहे हैं। टिटनस के अंदर नहीं सांस ले पाता ना एनिमल, या रेस्पिरेटरी सेंटर का जब डिप्रेशन हो जाता है, कोई टॉक्सिसिटी हो गई है या हीट स्ट्रोक हो गया है या कोई CNS डिजीज़ है, तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होने लगेगी और वो बिल्डअप होने से कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उससे एसिडोसिस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो एसिडोसिस होगा उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम कहेंगे। तो इसका कंपनसेशन कैसे होगा? मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा, बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ाया जाएगा ताकि जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है उससे जो H+ आयन आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके pH को मेंटेन करने के लिए। दूसरा क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसमें बॉडी के अंदर CO2 तो रिटेन नहीं हो रही है, लेकिन जो बाइकार्बोनेट बफर है वो कम हो गया है किसी वजह से। किस वजह से? लैक्टिक एसिडोसिस होता है। आपने बहुत ज़्यादा ग्रेन्स खिला दिए हैं अपने पशुओं को, तो उनके अंदर अफारा हो गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है उनके रूमेन में, तो वो लैक्टिक एसिड बाहर आता है ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर एसिड आता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट जाता है, बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, तो ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो जब ये कम होगा तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। जब ये बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ेगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। इसी तरीके से प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होता है शीप के अंदर, ड्रूलिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लार टपक रही है एनिमल की, FMD हो गया जैसे FMD वगैरह में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। PPR में होता है, डिहाइड्रेशन होता है, रीनल फेलियर में होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती हैं, जब ये बीमारियां हम देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं अच्छा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस का मतलब है ब्लड की pH डाउन हो रही है। pH डाउन हो रही है तो हमें कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो कि pH को बढ़ाए, तो हम क्या देंगे, वो दवाइयाँ हम आगे बताएंगे। तो ये जो बीमारियाँ बताई गई हैं ये डिसाइड करेंगी कि इससे हमें पता चलेगा कि ब्लड की pH पे इन बीमारियों का क्या असर पड़ रहा है। फिर हम फ्लूइड को डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्लूइड हमें देना है। फिर इसी तरीके से जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है ऐसे ही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी होता है। हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा CO2 बाहर निकल रही है, हाइपरवेंटिलेशन सॉरी। हाइपोक्सीमिया है, सीवियर एनीमिया है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, CNS डिसऑर्डर है, इसमें CO2 ज़्यादा बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है और बॉडी की pH बढ़ रही है। तो मेटाबॉलिक जो कंपनसेशन होगा इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयंस को बॉडी रिमूव करेगी ताकि वो pH को नॉर्मल रेंज में ला सके। दूसरा क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। जैसे अभी पीछे मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ा, ऐसी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं, कार्बोनिक एसिड वैसा ही रहता है लेकिन बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं। जैसे वॉमिशन हो रही है, अगर उल्टी होती है एनिमल को तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। बहुत ज़्यादा स्लाइवा लॉस हो गया, PPR है, FMD है, एबोमेसल इम्पेक्शन हो गया है, स्वेटिंग बहुत हो गई है गर्मी की वजह से, तो गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादातर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही देखने को मिलता है। ये क्लोराइड और पोटेशियम का लॉस हो गया है बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर से जब एनिमल खाना खाना छोड़ देता है। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज़ हैं ब्लड के अंदर जो कि देखने को हमें मिलती हैं। तो सोडियम की जो वैल्यू है वो लगभग कितनी होती है, सभी के अंदर एक जैसी ही हमें देखने को मिलती है, 130 से 140 के लगभग या 150 के लगभग ये रहती है। तो काऊ के अंदर 132 से 152 तक। पोटेशियम
ब्लड के अंदर बहुत कम रहता है, 3.9 to 5.8। क्लोराइड ज़्यादा रहेगा और बाइकार्बोनेट भी 17 से 29 तक रहता है। तो यहाँ तक हमने अब ब्लड की बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, पहले फ्लूइड के बारे में और उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह के। अब हमने ब्लड की बायोकेमिस्ट्री के बारे में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इन सब चीज़ों के बारे में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन, सब के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे अगले वीडियो में।